नमस्कार दोस्तों, सिंपल एजुकेशन में स्वागत है आपका। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक इतिहास के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार के बारे में। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने वालों के लिए यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इसका वर्णन न केवल 10वीं कक्षा में किया गया है बल्कि 9वीं कक्षा में भी यह पाठ संलग्न है। फ्रांसीसी क्रांति नाम से यही पाठ कक्षा 9 में शामिल है, जबकि कक्षा 11 की इतिहास की पुस्तक में भी हमें इसका थोड़ा सा पुट मिलता है। कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में जो 3 वर्ग नाम से अध्याय शामिल किया गया है, उसमें फ्रांसीसी समाज की सामाजिक संरचना का वर्णन किया गया है और यही सामाजिक संरचना फ्रांसीसी क्रांति के लिए जिम्मेदार थी। तो दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से आज हम ये 10वीं कक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से यह 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए और साथ ही 11वीं कक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, साथ ही आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो के प्रकरण को, कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार के बारे में अपना अध्ययन। क्योंकि यह अध्याय राष्ट्रवाद के बारे में है तो सबसे पहले लाजमी होगा कि हम देखें कि राष्ट्रवाद आखिर क्या होता है। दोस्तों, राष्ट्रवाद दरअसल एक भावना है और ये ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत किसी भूभाग में रहने वाले लोग उस क्षेत्र की भौगोलिक सीमाओं से लगाव महसूस करते हैं, और केवल लगाव ही महसूस नहीं करते हैं बल्कि उस लगाव के लिए अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन किसी क्षेत्र की सीमाओं के प्रति यह लगाव हमेशा से नहीं था, बल्कि अनेक घटनाओं ने इस लगाव को, इस भावना को जन्म देने में, विकसित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इन घटनाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका फ्रांसीसी क्रांति की मानी जाती है। तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति की राष्ट्रवाद की निर्माण में भूमिका का अध्ययन करने से पहले यह जरूरी है कि हम जानें कि आखिर फ्रांसीसी क्रांति थी क्या और किस तरह से इसने राष्ट्रवादी भावना को प्रबल बनाया। तो दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का अध्ययन करने से पूर्व हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज की जो संरचना थी उसके ऊपर अपना दृष्टिपात करें, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति की जो जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं फ्रांसीसी समाज में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग ध्यान देंगे फ्रांसीसी समाज की उस सामाजिक संरचना के बारे में जहां छिपी हुई थी फ्रांसीसी क्रांति की जड़ें, और जहां राजतंत्र को उखाड़ फेंका गया और उसके बाद एक ऐसे राज्य की स्थापना की गई जिसे हम राष्ट्र राज्य के नाम से जान सकते हैं या पुकार सकते हैं। दोस्तों, न केवल फ्रांसीसी समाज बल्कि पूरा यूरोपीय समाज भी मध्यकाल में, जिसे हम सामंतवादी युग कहते हैं, उसमें फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा हुआ था या 3 सामाजिक वर्गों में बटा हुआ था। इसमें पहला वर्ग पादरी वर्ग था और दूसरा वर्ग अभिजात्य वर्ग था, तीसरा वर्ग जन सामान्य या कृषक वर्ग था। दरअसल ये 3 वर्ग नहीं थे दोस्तों, ये 3 दुनियाएं थी एक ही समाज की, और जो अलग अलग तरीके की जीवन चर्याओं का पालन करती थी। पादरी वर्ग पहला वर्ग था और इसके अंतर्गत चर्च में जो फादर होते थे, जिसको हम प्रीस्ट कहते हैं, वो इसमें शामिल थे। हालांकि जिन लोगों को चर्च का हिस्सा बनाया जाता था उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे सादा जीवन व्यतीत करेंगे, धन संपत्ति से दूर रहेंगे, वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। परंतु 14वीं शताब्दी तक आते आते 14वीं-15वीं शताब्दी तक आते आते पादरी वर्ग एक ताकतवर वर्ग बन गया था। बड़ी बड़ी भूसंपत्तियों के ऊपर उसका अधिकार था और उसने धन कमाने के लिए अनेक तरीकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ऐसा एक तरीका पाप मुक्ति पत्र था, जिसके अंतर्गत यह माना जाता था कि यदि किसी इंसान ने कोई पाप किया है और वह कुछ पैसों का पाप मुक्ति पत्र खरीद ले तो वह उस पाप से मुक्त हो जाएगा। हालांकि यह सही नहीं था, परंतु फिर भी चर्च ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। इसके अलावा जो यूरोपीय समाज चलाया जाता था, यूरोपीय समाज का जो संचालन होता था, उन नियमों को बनाने की जिम्मेदारी भी पादरी वर्ग की थी, और पादरी वर्ग द्वारा जो नियम बनाए जाते थे वो बाइबल के आधार पर बनाए जाते थे। परंतु वास्तव में वो बाइबल के नियम न होकर
पादरी वर्ग के अपने नियम होते थे, क्योंकि बाइबल की जो रचना की गई थी वो लैटिन भाषा में की गई थी। लैटिन एक क्लासिकल भाषा थी और सामान्य लोग इसको नहीं समझ सकते थे। इसके अलावा क्योंकि बाइबल हाथ से लिखी गई थी, इसीलिए बाइबल की जो प्रतियां थी, कॉपियां थी, वो भी बड़ी संख्या में उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए लोग इसका अध्ययन नहीं कर सकते थे। और बाइबल की जो कॉपियां उपलब्ध थी उसको चर्च में पोडियम उस यंत्र को कहा जाता है जो मंच पर रखा जाता है, जिस पे खड़े होकर लोग हाथ रखते हैं, माइक रखा होता है और उस पर खड़े होकर वो भाषण देते हैं। तो बाइबल की जो प्रति होती थी वो चर्च में पोडियम पर रखी जाती थी और पोडियम पर भी एक डब्बा रखा होता था जिसमें ताला लगाकर इस बाइबल को रखा जाता था। रविवार के दिन जब चर्च में खास प्रार्थनाएं होती थी तब पादरी आकर उस बॉक्स को खोलता था और वही उस बाइबल की प्रति को पढ़कर बताता था कि उसमें क्या लिखा है। लोग उसको सही मान लेते थे क्योंकि आम लोगों को पता नहीं था कि बाइबल में क्या लिखा है। इसीलिए चर्च ने अपने विचारों को बाइबल के माध्यम से यूरोपीय समाज में थोपना शुरू कर दिया और इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति के पास इस चर्च के इन विचारों का विरोध करने की ताकत नहीं थी। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी सहित सभी ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं, लेकिन लंबे समय तक चर्च ने यूरोपीय समाज को यह बताया कि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी है, कि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य सहित सभी ग्रह हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो गैलीली ने इस बात को जाना था कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र में है और हमारी पृथ्वी भी खुद सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन वह खुद भी इस बात का विरोध नहीं कर पाया था क्योंकि चर्च का विरोध करने वाले को जिंदा जला दिया जाता था। चर्च की ताकत का एक कारण यह भी था दोस्तों कि जो अभिजात वर्ग के लोग थे, राजा, बड़े बड़े सामंत, उनके जो छोटे बेटे होते थे चर्च को अक्सर उनको दान में दे दिया जाता था क्योंकि पिता द्वारा कमाई गई संपत्ति सिर्फ बड़े बेटे को मिलती थी। इस वजह से जो सामंती परिवारों के बच्चे होते थे उनको चर्च में रहते हुए पूरी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने के साधन उपलब्ध कराए जाते थे। इसीलिए चर्च अपने आप में एक ताकतवर सत्ता थी और पादरी वर्ग वह था जो यूरोपीय समाज का प्रथम वर्ग था। दोस्तों, अभिजात्य वर्ग के अंतर्गत राजा, बड़े बड़े सामंत आते थे। ये वे लोग थे जो किसी प्रकार का काम नहीं करते थे बल्कि इनके पास इतने बड़े भूमिखंड होते थे कि भूमि से होने वाली आमदनी से ही ये अपनी जीविका चलाते थे। और ये जितने भी अभिजात वर्ग के लोग थे वे सारे आपस में एक ही तरीके की जीवन शैली से जुड़े हुए थे क्योंकि अक्सर ये होता था कि ये लोग आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते थे, इसीलिए एक जैसी जीवन शैली जीना इन सब की आदत बन गई थी। हालांकि इसके अंतर्गत राजा भी शामिल था, अभिजात वर्ग के अंतर्गत राजा भी शामिल था और फ्रांस की जितनी भी जमीन थी उसका मालिक राजा को माना जाता था। राजा अपने अधीनस्थ सामंतों को जमीन बांट देता था और राजा और सामंत अपने अधीन कृषकों से, बंधुआ मजदूरों से इस जमीन को पर कृषि करवाते थे, उसका एक हिस्सा अपने पास रखते थे और एक हिस्सा राजा को पहुंचा देते थे। इस प्रकार भूमि पर आधारित यह व्यवस्था चलती थी। इस व्यवस्था को सामंतवाद कहा जाता था। दोस्तों, प्रथम और दूसरे वर्ग में जो लोग थे उनकी संख्या बहुत कम थी, नाम मात्र की, जबकि तीसरा वर्ग जो था कृषक वर्ग या जन सामान्य वर्ग वह संख्या में अधिक था, लेकिन इसकी जिंदगी सबसे ज्यादा दूभर थी। कृषक वर्ग दो भागों में बटा हुआ था, स्वतंत्र कृषक वर्ग और बंधुआ मजदूर, और इन दोनों की जिंदगी में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। बस इतना सा फर्क था कि स्वतंत्र जो कृषक थे वो जब चाहे जैसे चाहे काम कर सकता था, किसी भी प्रकार के सामंत के यहाँ जाकर काम कर सकता था, परंतु यह भी तय था कि जिस सामंत के जमीन पर वह रहता था महीने में कुछ दिन उसे उस सामंत की जमीन पर कार्य करना होता था और इसके लिए उसको कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। एक प्रकार की बेगारी थी जो उसको करनी ही होती थी, वह इससे मना नहीं कर सकता था। जबकि दोस्तों, बंधुआ वर्ग की जो स्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। कहा जाता है कि ये अपने सामंतों के घरों में रहते थे और सामंतों के घरों में बाहर की तरफ जो कमरे बनाए जाते थे उनमें ये लोग रहते थे। इनका खाना उसी भट्टी पर बनाया जाता था जिस भट्टी पर उनके सामंतों का खाना बनता था, लेकिन ये खाना तभी बनाया जा सकता था जबकि खाना बनाने के लिए सामंत की भट्टी जली हुई है। अगर बीच में उसको भूख लग जाए और सामंत की भट्टी ना जली हो तो उसको भूखा ही रहना पड़ता था। न केवल इन सामंतों को बल्कि उनके बच्चों को और उनकी बीवियों को भी उस सामंत के घर में काम करना होता था और सामंत
उनकी जिंदगी पूरी तरीके से अपने सामंतों की, मालिकों की मर्जी के ऊपर निर्भर होती थी। दोस्तों, प्रथम और द्वितीय वर्ग यानी पादरी वर्ग और अभिजात्य वर्ग दोनों ही विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे और इनको कुछ विशेषाधिकार सिर्फ जन्म के आधार पर दिए गए थे। ये विशेषाधिकार इनको इस रूप में प्राप्त हो जाते थे कि अभिजात्य वर्ग में इनका जन्म हुआ है। चर्च को एक विशेषाधिकार यह था कि वह कृषक वर्ग से टैक्स वसूल कर सकता था, कर वसूल कर सकता था, और एक ऐसा ही टैक्स था टीथ। टीथ दोस्तों चर्च के द्वारा किसानों पर लगाया जाने वाला कर था और एक वर्ष छोड़ने के बाद यह कर लगाया जाता था, यानी हर तीसरे वर्ष। इसके अंतर्गत किसानों को अपनी कुल उपज का 10वां हिस्सा चर्च को देना होता था और कभी कभी राजा भी किसानों के ऊपर प्रत्यक्ष कर लगाता था, जिसको टेल कहा जाता था। उस कर को टैली कहा जाता था और यह कर तब लगाया जाता था जब राजा को धन की आवश्यकता होती थी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कृषक वर्ग दो भागों में बटा हुआ था, स्वतंत्र कृषक वर्ग और बंधुआ मजदूर वर्ग। दोस्तों, बंधुआ मजदूर वर्ग की स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि वह हमेशा से इसके प्रति विरोधी रहता था, लेकिन इसी व्यवस्था में एक बात ऐसी छिपी हुई थी कि वह स्वतंत्र बन सकता था। स्वतंत्र बनने के लिए उसको यह करना होता था कि उसको अपनी सामंत की जमीनों से, जागीरों से भाग जाना होता था और अपने आप को 1 वर्ष और 1 दिन तक सामंत की नजरों से छिपाए रखना होता था। अगर वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने आप को अपने सामंत की निगाहों से 1 वर्ष और 1 दिन तक छिपाए रखने में सफल हो जाता था तो उसके बाद वह एक स्वतंत्र नागरिक बन जाता था और एक बार स्वतंत्र बने नागरिक को दोबारा से बंधुआ मजदूर या गुलाम नहीं बनाया जा सकता था। अब सवाल यह आता है कि कैसे पता चलता था कि किसी व्यक्ति को 1 वर्ष 1 दिन हो गया है छिपे हुए। इसका पता दोस्तों चर्च के रिकॉर्डों से चलता था। अक्सर इस तरीके के रिकॉर्ड चर्च में जमा किए जाते थे और यदि उस व्यक्ति को 1 वर्ष और 1 दिन से पहले ही पहचान लिया जाता था तो उसको बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता था। अगला सवाल जो हमारे सामने आना चाहिए दोस्तों इस संबंध में वह यह है कि ये लोग आखिर कहां जाकर छिप जाते थे। ऐसे लोगों को छिपने की जो जगह थी वो शहरों के द्वारा प्रदान की जाती थी, क्योंकि शहर नए नए उभर रहे थे जहां सामंती शासकों का कोई वर्चस्व नहीं था। ऐसे लोग शहरों में जाकर अक्सर छिप जाते थे और स्वतंत्र नागरिक बनने के बाद अक्सर शहरों में ही बस जाते थे। ऐसे लोग जो स्वतंत्र होकर शहरों में बस जाते थे शिक्षा को एक महत्वपूर्ण आयाम के रूप में देखते थे। शिक्षा के द्वारा ये लोग नवीन तरीके की आजीविका को अपनाते थे। वकील, डॉक्टर, क्लर्क, अकाउंटेंट, इस तरीके के काम इन लोगों ने अपनाए। तो इन लोगों के लिए अपनी जिंदगी बदलने का जो साधन था वह स्वतंत्र होकर शिक्षा से संबंधित अवसरों को अपनाना था। जब पढ़ने लिखने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद एक बड़ा तबका तैयार हो गया तो ऐसे शिक्षित तबके ने चर्च के और अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों का विरोध किया, उन विशेषाधिकारों का जो उनको जन्म के आधार पर मिलते थे। दोस्तों, फ्रांस एक राजशाही क्षेत्र था जहां राजा का शासन था और जिस राजा का शासन था वह बूर्बो वंश से संबंधित था, लेकिन राजा की शक्तियों के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य एस्टेट जनरल नाम की एक सलाहकार या परामर्शदात्री समिति करती थी। परंतु वास्तव में यह सलाहकार समिति थी भी या नहीं, इसके बारे में हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि राजा इसकी बैठक तभी बुलाता था जब राजा को नए करों की आवश्यकता होती थी। क्योंकि राजा अक्सर युद्धों में संलग्न रहते थे, इसीलिए युद्ध करने के लिए या अपने खर्चों को पूरा करने के लिए राजा को जब नए टैक्स लगाने की जरूरत महसूस होती थी, इस एस्टेट जनरल की बैठक को तब बुलाया जाता था। दोस्तों, 1789 में इस एस्टेट जनरल की बैठक को बुलाया गया था, जिसकी वजह से फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 1789 से पहले इसकी बैठक 1614 ईस्वी में बुलाई गई थी और जिस शासक ने इस बैठक को बुलाया था उसका नाम लुई 13 था। मतलब 175 वर्षों तक इसकी कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी। यानी कि ये एक ऐसी संस्था थी या सभा थी, समिति थी, जिसके बारे में लोगों ने सिर्फ इसका नाम सुन रखा होगा। वास्तव में ये है क्या इसका कार्य है, उस दौरान लोगों को पता ही नहीं होगा, क्योंकि उनके अपने जीवन काल में इसकी कोई भी बैठक कभी भी आयोजित नहीं की गई थी। लेकिन लोग इसके बारे में जानते जरूर थे, क्योंकि अभिजात वर्ग के लोग इसका हिस्सा होते थे और अभिजात वर्ग के लोगों को इसका हिस्सा बनना अभिजात वर्ग में जन्म लेने से ही तय हो जाता था। एस्टेट जनरल के जो सदस्य थे दोस्तों, इसकी जो संरचना थी वह इन तीनों वर्गों के संयोग से बनी थी। एस्टेट जनरल में पहला वर्ग अपने 300 सदस्य भेजता था और दूसरा वर्ग भी 300 सदस्य भेजता था। जो तीसरा वर्ग था
जन सामान्य और कृषक वर्ग का वे 600 सदस्य भेजता था, परंतु किसी भी विषय पर मतदान करने के लिए इनमें से हर वर्ग का एक वोट माना जाता था, हर सदस्य का एक वोट नहीं माना जाता था। राजा जिस विषय को लोगों के सामने रखता था, सभा के सामने पेश करता था, उसके लिए एस्टेट जनरल का पहले वर्ग का भी एक वोट माना जाता था, उसके सदस्यों की संख्या से कोई मतलब नहीं था। दूसरे वर्ग का भी एक वोट माना जाता था और तीसरे वर्ग का भी एक वोट माना जाता था। इस प्रकार किसी भी वर्ग विषय पर राजा को जो विचार जानने होते थे उसमें उसकी जीत हो जाती थी, क्योंकि प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग हमेशा राजा का समर्थन करते थे। इसीलिए तीसरे वर्ग का विरोध करना भी अपने आप में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी। लेकिन दोस्तों, वे लोग जो शहरों में जाकर छिप गए थे और स्वतंत्र नागरिक के रूप में तब्दील हो गए थे, वो इस व्यवस्था की खामियों को समझते थे और वो लोग चाहते थे कि जन्म के आधार पर इस विशेषाधिकार प्राप्त व्यवस्था को खत्म किया जाना चाहिए और अब अभिजात वर्ग में प्रवेश परीक्षा प्रणाली के माध्यम से होना चाहिए। वो लोग जो शिक्षित हैं, जिनमें काबिलियत है, उनको भी यह कार्य करने का मौका मिलना चाहिए और यह कार्य उनको एक परीक्षा के माध्यम से दिया जाना चाहिए। इसके अलावा विशेषाधिकारों पर आधारित पादरी वर्ग और अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त किया जाना चाहिए। दोस्तों, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी लोगों को, तीसरे वर्ग के लोगों को इसका एक मौका मिला। 1789 ईस्वी में लुई 16 ने एस्टेट जनरल की बैठक को बुलाया और इसको बुलाया बगाया बास्टील के किले में। जब इस बैठक को बुलाया गया तो जन सामान्य को यह लगा कि अब फिर से राजा कर बढ़ाना चाहता है, क्योंकि इसकी बैठक तभी बुलाई जाती थी एस्टेट जनरल की जबकि राजा को कोई नया टैक्स लगाना होता था। अपनी बढ़ती हुई आमदनी के खर्चे को पूरा करने के लिए उसको और अधिक पैसों की आवश्यकता होती थी। लोग चाहते थे कि इस बार राजा को एक व्यक्ति एक वोट की नई नीति का प्रयोग करना चाहिए, एक वर्ग की एक नीति का नहीं, एक वोट का नहीं। लेकिन जब लोगों को पता चला, एस्टेट जनरल के सदस्य की बैठक बुलाई और गई और प्रथम वर्ग के 300 सदस्य आए और द्वितीय वर्ग के 300 सदस्य आए। उन दोनों को आमने सामने की दो कतारों में बिठा दिया गया, जबकि तीसरे वर्ग के जो 600 लोग थे उनको पीछे की कतारों में खड़ा कर दिया गया। प्रथम बात तो यह है, आम जनता को बहुत दुखी करने वाली थी। और दूसरा, जब जन सामान्य को यह पता चला कि वोट के मामले में लुई 16 अब भी पुरानी नीति का पालन करने वाला है, एक वर्ग एक वोट का, जबकि वो चाहते थे कि राजा को इस बार एक सदस्य और एक वोट की नीति का पालन करना चाहिए। जब लोगों को इस बात का पता चला कि लुई 16 पुरानी नीति का प्रयोग करने जा रहा है तो उन्होंने इस सभा का बहिष्कार कर दिया और वो विरोधी नारे लगाते हुए बास्टील के किले से बाहर निकल आए। जब ये लोग बास्टील के किले से राजा का विरोध करते हुए बाहर निकल आए तो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग ने अपने आप को नेशनल असेंबली के रूप में तब्दील कर दिया और पढ़े लिखे वर्ग ने फ्रांसीसी घटनाओं पर विचार व्यक्त करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने अनेक जैकोबिन क्लबों की स्थापना की। इन जैकोबिन क्लबों के माध्यम से उन तमाम घटनाओं पर विचार किया जाने लगा जो फ्रांसीसी समाज को प्रभावित करने वाली थी। इसके कारण लोगों में एक ऐसी भावना पैदा हुई जिसके अंतर्गत वो अपने राजा से नहीं बल्कि उस क्षेत्र से प्यार करने लगे, लगाव महसूस करने लगे जिसमें वे रहते हैं। इस प्रकार फ्रांसीसी समाज में पहली बार अपनी भूमि से, उस भौगोलिक सीमा से लगाव महसूस किया गया जो उन्हें आश्रय प्रदान करती थी और जिसमें वो लोग रहते थे। इसके बाद दोस्तों, फ्रांसीसी समाज में राजतंत्र का तख्ता उखाड़ फेंका गया और ऐसी भावनाओं को रखा गया सामने जो लोगों को सबसे पहले फ्रांस का नागरिक होने के नाते देखती थी, न कि किसी राजा की प्रजा होने के नाते। लेकिन ये कैसे हुआ और इसका यूरोप के अन्य समाजों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन हम दोस्तों अपनी अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल फ्रांसीसी समाज और राष्ट्र के विचार के संबंध में यह पहला भाग था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दूसरे अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए मेरे इस वीडियो को और चैनल को अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसी दूसरी वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। धन्यवाद दोस्तों।